आप सभी का फिर से वेलकम मेरे इस चैनल पर। मैं हूं आप सबको शुभम शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कंप्लीट कर लिया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एनएमआर होता क्या है? एनएमआर होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। ठीक है, हम इसमें न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं तो हम इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे भी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन विच हैव डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट, या फिर विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिकल एनवायरनमेंट। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट क्या हो गया हमारे पास? न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे मतलब डिफरेंट न्यूक्लियाई की जो मैग्नेटिकली मतलब मैग्नेटिकली प्रॉपर्टी में जो अलग अलग है, हम उसकी स्टडी करेंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे क्या होता है। ठीक है, स्पिन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म आती है इसमें न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आती है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। ओ बच्चे कहाँ हैं? भाई सारे मेरे। ठीक है, हम किससे डिनोट करते हैं? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को आई से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आई आर एक्टिव, आई आर इनएक्टिव थे। ठीक है, यूवी विजिबल एक्टिव, यूवी विजिबल इनएक्टिव थे। तो ऐसे ही हमारे पास एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव कौन कौन होगा? यदि हमारी आई की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? हमारा एनएमआर इनएक्टिव होगा। वो स्पिन इनएक्टिव भी होगा। ठीक है, स्पिन इनएक्टिव भी होगा हमारे पास। और क्या होगा? एनएमआर इनएक्टिव। एनएमआर इनएक्टिव होगा जिसकी आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जिसकी आई की वैल्यू 0 नहीं हुई वो क्या होगा हमारे पास? एनएमआर एक्टिव होगा। अब हम इसी के बेस पे बात करेंगे कि भाई आई 0 कब होता है और नॉन 0 कब होता है। ठीक है, तो आई होता कब है 0? आई क्या बताया मैंने आप सबको? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर बताया ना। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आई 0 और आई नॉन 0 के बारे में। तो जब हमारे पास मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते हैं ना। एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ओड है, दोनों इवन है, बोथ क्या है? बोथ ऑफ इवन, तो क्या होगा? हमारे पास आई की वैल्यू 0 होगी और हमारे पास वो नॉन एक्टिव क्या होगा? एनएमआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की वैल्यू दोनों की इवन हो। अब हम लेते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर ओड भी तो हो सकता है। ठीक है, मास नंबर भी ओड हो सकता है, या फिर दोनों ओड हो सकते हैं। तो अगर मैं दोनों ओड की बात करूं, अगर दोनों ओड है या फिर एक ओड एक इवन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारा? उस केस में हमारा इन तीनों केस में आई की वैल्यू नॉन 0 होगी और हमारा एनएमआर क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने बताया कि भाई हम इसमें स्टडी करेंगे स्पिन के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। और जब एटॉमिक नंबर या मास नंबर दोनों इवन होते हैं तो आई की वैल्यू 0 होती है। आई हमारा है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और वो क्या होगा? हमारा नॉन एक्टिव होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। और जब हमारे पास इन दोनों में से दोनों ओड हो या फिर कोई एक भी ओड होगा तो हमारा वो एनएमआर एक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं आपको, ठीक है,
इतना तो समझ आ ही गया होगा, आसान है इतना तो, ठीक है, आसान तो सब कुछ है। अगर मैं आगे फर्दर बात करूं तो क्या होगा, पॉसिबल अलाउड स्पिन कितने होते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल अलाउड स्पिन कितने होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉसिबल अलाउड स्पिन कितने होते हैं, 2i+1। जैसे कि मैं बात करूँ 1h1 के बारे में, तो इसके लिए जो i की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या है हमारे पास, पॉसिबल अलाउड क्या आ जाएगी स्पिन हमारे पास 2 × 1/2+1, ठीक है, क्या हुई 2। मतलब कि 1h1 के लिए जो i की वैल्यू वो हाफ होती है और पॉसिबल अलाउड स्पिन कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, क्लोरीन की बात करूं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, मास नंबर 35 है, तो दोनों ओड है हमारे पास, तो इसके लिए जो i की वैल्यू होती है वो होती है 3/2। अगर मैं उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पॉसिबल अलाउड स्पिन कितने आ जाएंगे, मेरे 4 आ जाएंगे, क्योंकि 2 × 3/2+1, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास क्लोरीन के लिए पॉसिबल अलाउड स्पिन कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे स्पिन के बारे में कि भी कैसे स्पिन चेंज होती है कैसे नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास है 1h1 2h1, अगर मैं एलिमेंट्स लूं और उनके एटॉमिक या मास नंबर से रिलेट करके आपको बताऊं i की वैल्यू कितनी होती है, तो 1h1 के लिए हमारे पास होती है 1/2, 2h1 के लिए होती है 1 और 12c6 के लिए कितनी होती है 0, क्योंकि दोनों क्या है एटॉमिक नंबर मास नंबर हमारे पास इवन है, यहाँ पे दोनों ओड है तो 1, दोनों इवन है तो 0, एक O 17 O 18 5/2, 19 F9 1/2, 31 P15 1/2 और 35 Cl क्लोरीन 17 3/2, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ पॉसिबल किसकी अलाउड स्पिन की बात करूँ तो कितने होंगे 2i+1, ठीक है। अगर हम निकालें तो याद हमारे पास आता है 2 3 0, यहाँ पे 3 0 6 और फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, तो ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ अलाउड स्पिन, ठीक है, अलाउड स्पिन। अगर मैं बात करूं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ अलाउड स्पिन होंगे ना वो सभी के सभी हमारे इक्वल एनर्जी के होंगे। इक्वल एनर्जी क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, इस वजह से जितने भी हमारे पॉसिबल अलाउड स्पिन होंगे, किसी के 2 किसी के 3 किसी के 6 किसी के 4, तो सभी के सभी क्या होंगे हमारे पास, सभी के सभी हमारे पास इक्वल एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी लेवल के होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं फैन का, ठीक है, तो फैन अगर ऑफ है तो हम उसको राइट घुमाएं या फिर लेफ्ट घुमाएं, किसी भी साइड घुमाएं तो हमें एनर्जी इक्वल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, इनके जितने भी हमारे नंबर ऑफ अलाउड स्पिन होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1h1 की, तो इसका क्या बताया था मैंने, आई का तरफ 1/2 और नंबर ऑफ पॉसिबल अलाउड स्पिन क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर पॉसिबल अलाउड स्पिन हो जाएंगे हमारे पास 2। और ये किस किस में वैरी करता है, क्या क्या दिखाता है, ये दिखाता है +½ और दिखाता है -, ठीक है। तो एक स्पिन इसकी होगी क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अपोजिट होगी, ठीक है। ये इसको +½ मान लेते हैं हम और इसको मान लेते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, जो किस पे बेस होगी, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होता है, अब हम वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। कि भाई ये तो बात हमें समझ में आ गई कि भाई सेम लेवल पे है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तब क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं अगर इसी की बात करूं तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास 2 आई थी ऐसे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास +½ 1h1 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 1h1 की बात कर रहा हूँ,
एक प्लस हाफ आई थी, एक माइनस हाफ आई थी। ठीक है, अगर मैं इसको इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ बी नॉट। ठीक है, बी नॉट मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, क्या है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि ऊपरी तरफ लग रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं प्लस हाफ वाली को इसकी तरफ अलाइन मानूं, मतलब ये क्या है, इसकी तरफ अलाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी तरफ अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास लोअर एनर्जी की, और ये क्या होगी हमारे पास हायर एनर्जी की, अपोजिट वाली ये होगी हमारे पास हायर एनर्जी की। कि भाई हायर एनर्जी क्यों हुई, तो दोबारा चलते हैं हम फैन के एग्जांपल पे। जब तक हमारा फैन ऑफ था तब तक हम किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाए, लेफ्ट या राइट, किसी भी डायरेक्शन में घुमाए तो हमें एनर्जी इक्वल देनी पड़ती थी। पर जब हम फैन का स्विच ऑन कर देंगे, फैन को ऑन कर देंगे, तब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है ना, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमें आसानी से, तो मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम उसको उल्टा घुमाएंगे तो हमें पहले उसको रोकना पड़ेगा और फिर और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो वही यहाँ पे है, ये इसकी तरफ अलाइन था इसलिए लोअर एनर्जी का, और ये इससे अपोजिट हो तो ये हायर एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ग्राफ के टाइप में, ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में अगर हम बात करें, यहाँ पर एनर्जी दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, हमारी एनर्जी होगी, और यहाँ पर क्या थी हमारी, यहाँ पर थी हमारी स्पीड। ठीक है, एक प्लस हाफ थी और एक क्या थी, माइनस हाफ। ठीक है, ये अलाइन थी और ये अपोजिट थी, तो ये सेम एनर्जी लेवल पे थे इस पे। ठीक है, इस पे थे जब तक हमने नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जब तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं। पर अब क्या हुआ, जब इस हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दी तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक हायर में एक लोअर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्लस हाफ। ठीक है, ये क्या है हमारा माइनस हाफ वाला एनर्जी स्टेट, और ये क्या है लोअर वाली ये प्लस हाफ। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो उससे क्या हुआ, हमारे जो ये एनर्जी लेवल थे पहले सेम लेवल थे, फिर ये डिवाइड हो गई। ठीक है, एक माइनस हाफ में और एक प्लस हाफ में। अब अगर मैं बात करूं, अगर हमारी ये क्या है, डायरेक्शन हमारी बी नोट की, बी नोट की क्या है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्लस हाफ वाला है वो क्या है, इसकी तरफ अलाइन, और अपोजिट क्या है हमारे पास, माइनस हाफ। ठीक है, हो गया है। तो ऐसे ये डिवाइड हो जाते हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी के भी ऊपर, तो वो डिवाइड हो जाते हैं एनर्जी में, हायर में और लोअर में। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दूं तो ये हो जाएगा हमारा ई माइनस हाफ, और ये हो जाएगा ई प्लस हाफ। अब हम आगे बात करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे एनर्जी डिवाइड होती है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्या होता है हमारे पास सेंटीमीटर एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर 35। मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 3/2, और नंबर ऑफ पॉसिबल अलाउड स्पिन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल अलाउड स्पिन क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके हो जाएंगे 4, क्योंकि 2i+1 होता है ना, इसलिए क्या हो गए 4 हो गए। तो 4 कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं +3/2, प्लस हाफ, माइनस हाफ, -3/2। ठीक है, अगर मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूं आपके लिए, तो क्या है हमारे पास है कि भाई यहाँ पर क्या थे हमारे, ये है, ये क्या है हमारे पास, चारों की चारों है +3/2, -3/2, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ तक क्या किया था हमने, यहाँ तक नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे
बी नॉट, तो उससे क्या हुआ, ये डिस्पर्स हो गए, ठीक है, ये टूट गए, ये हायर में और एक लोअर में। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा -3/2 वाला, ये -1/2 वाला, और ये हमारा +½ वाला, और ये है +3/2, ठीक है। जिसको अगर मैं नाम दूं तो ये एनर्जी -3/2, एनर्जी 1/2, -1½ एनर्जी +½ ये एनर्जी +3/2। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी दिखा रहे हैं, और नीचे की तरफ क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, कब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन मानूं किसकी, बी नॉट की, ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये क्या है क्या है +3/2 किसकी तरफ है, अलाइन है, लोअर एनर्जी का है, और इसके अपोजिट क्या है हमारा -3/2, ठीक है। और यहाँ पर कहीं हमारा क्या होगा, यहाँ पर कहीं हमारा होगा +½ और यहाँ पर कहीं हमारा होगा माइनस, ठीक है। तो ये अलाइन था इसलिए इसके बी नॉट की, तो उसमें आ गया डायरेक्शन में, और ये अपोजिट था इसलिए नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी एग्जाम्स के अंदर बना के दिखाते हैं एग्जाम्पल को, किसी का भी लेके, क्लोरीन का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। और अभी नेक्स्ट टर्म आएगी एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम बात करते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बारे में, एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैं वही बात करूँ, मेरे पास इस साइड क्या है एनर्जी, और यहाँ पे क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेरे पास दो थे, क्या थे, एक +½ और एक -½ तो क्या हुआ, स्प्लिट हो गए, -½ और +½ तो क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, एक हो गया ये -½ में और एक क्या हो गया +½ में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या थी हमारी, नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं की थी, और यहाँ पे क्या था हमारा, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दी थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी थी, अप्लाई कर दी थी। तो क्या हुआ, ये क्या है हमारा ΔE, क्या है एनर्जी का चेंज, जो कि किसके बराबर है, h𝛎 के। और ΔE क्या है हमारा, अगर हम एनर्जी ऑफ -½ का को माइनस कर दे एनर्जी ऑफ +½ में, तो हमारी डेल्टा निकल जाएगा, ठीक है। और वो क्या हमारी h𝛎। h𝛎 का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब कि अगर मैं इसमें से रे पास करता हूँ कुछ भी, ठीक है, तो क्या होगा उसके अंदर होगा कि भाई जो उसमें फोटोन इतनी एनर्जी के हैं वो क्या करेंगे, स्पिन को चेंज कर देंगे, मतलब जो यहाँ पे जो प्रोटॉन पड़ा है वो अपनी स्पिन चेंज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास था ऐसे, तो उसने क्या कर दिया, ये थी हमारी E+½ वाली और ये थी हमारी E-½ वाली, तो उसने क्या कर दिया, वो यहाँ पे अपनी स्पिन चेंज करके ऊपर की तरफ चला गया, एनर्जी लेके, एब्जॉर्ब करके एनर्जी। जब हमने उसमें से रे पास की तो वो उसने अपनी स्पिन चेंज कर ली और वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी स्पिन चेंज कर ली, वो पूरी तरफ चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके। आज के लिए इतना ही, कल हम मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट कर देना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।